हेलो दोस्तों, जैसे कि अभी आपने देखा कि हमारे चैनल का मोटो है कि हम आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकें। इसलिए आप देखते होंगे कि हमारी ज़्यादा ज़्यादा वीडियो 10 मिनट से अंदर ही होती हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम आगे बढ़ते हैं। आज हम CHSL 2019 के 19 मार्च और 12 अक्टूबर 2020 के पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए सीधा पहले क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। कौन अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसल्ट करते हैं सीनियर जजेस के साथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट के। फर्स्ट ऑप्शन हमारा। सेकंड ऑप्शन है कि जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये करते हैं अपॉइंट। या थर्ड ऑप्शन है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो कंसल्ट करता है सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों, मतलब कि सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को भी और हाई कोर्ट के भी दोनों सीनियर जज के साथ कंसल्ट करता है। या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो खुद ही अपॉइंट कर देता है। तो इसका आंसर है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट कर देता है। चलिए देख लेते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किन किन लोगों को और अपॉइंट करता है। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट उठा रखे हैं, जैसे कि गवर्नर को प्रेसिडेंट करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी प्रेसिडेंट करता है, प्राइम मिनिस्टर तक को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, और CAG जो कंप्यूटर ऑडिटर जनरल होता है उसको भी प्रेसिडेंट ही करता है, और अटॉर्नी जनरल जो होता है उसको भी प्रेसिडेंट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमने CGL 2018, CGL 2019 और CHSL 2019 के भी हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं। उसकी प्लेलिस्ट आपको ऊपर आ रही आई आइकन से मिल सकती है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि इनमें से कौन फर्स्ट इंडियन था जिसने ज्वाइन की वॉइस रॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल? PS शिवास्वामी अय्यर, सैयद अली इमान, तेज बहादुर सप्रू, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो ये थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने ज्वाइन की। और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या फिर आप कहें मॉरलम मिंटो रिफॉर्म्स आए थे। उन्होंने ये पावर दी गवर्नर को कि आपको एक इंडियन मेंबर को नॉमिनेट करना पड़ेगा, जो उस वक्त गवर्नर जनरल था, कि आपको एक इंडियन मेंबर को भी नॉमिनेट करना पड़ेगा। जो मिंटो थे उस वक्त वाइस रॉय थे और मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि कौन फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना था इंडिया का? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आधी पॉलिटी तो इलेक्शन से घूमती है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कल्याण सुंदरम, ओम प्रकाश रावत, मिहिर सेन या सुकुमार सेन। तो ये थे सुकुमार सेन। अगर करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की बात करी जाए जो 24th बने हैं वो हैं सुशील चंद्रा। इन्होंने रिप्लेस किया 23rd सुनील अरोरा जी को। जो पंचायत इलेक्शन हो गए या फिर म्यूनसिपल इलेक्शन हो गए, ये इनको कहते हैं इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्शन से रिलेटेड पूछा जाए आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल है 325। अगर आपसे पूछा जाए इलेक्शन से रिलेटेड या फिर इलेक्शन को किस पार्ट में डिस्कस किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, वो है 15th पार्ट, आर्टिकल 324 और पार्ट 15th। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। GST ये आजकल कुछ ज़्यादा पूछा जा रहा है क्योंकि लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हैं। GST को इंट्रोड्यूस किया गया था किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा? 106, 101, 102 या 107? इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 101 अमेंडमेंट के द्वारा। अब जो रिसेंट जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं 100 के बाद, हम उन सबको डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो भी पेपर आएंगे आपके। जैसे कि 101 अमेंडमेंट है वो GST का है और 2017 में आया था। ऐसे ही 102 जो अमेंडमेंट है वो आया था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 2018 में। 103 EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आया था, यह आया था 2019 में। और 104 अमेंडमेंट एक्ट था, यह आया था, इसने इंक्रीज किया था रिजर्वेशन SC और ST का लोकसभा में, उनकी सीट्स बढ़ाई थी, और लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में भी। और जो रिजर्वेशन था एंग्लो इंडियंस का उसको रिमूव किया गया था। ये हुआ था 2020 में। तो 101 जो अमेंडमेंट है वो GST से 2017 में, 102 जो है वो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 2018 में, 103 जो है वो EWS से 2019 में, 104 जो है वो रिजर्वेशन ऑफ SC ST इन लोकसभा 2020 में। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कि राजस्थान में कितनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं? ऐसा ही एक क्वेश्चन हमारे प्रीवियस वीडियो में पूछा गया जिसका लिंक ऊपर आ रहा है, वहां से देख सकते हैं कि उस शिफ्ट में ये पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीट्स हैं। तो राजस्थान में 25, 28, 30 या 32, तो कितनी सीट्स हैं? तो राजस्थान में 25 सीट्स हैं। अगर तीन हाईएस्ट सीट्स के स्टेट्स पूछे जाएं तो वो है उत्तर प्रदेश जिसमें 80 सीट्स है, महाराष्ट्र जिसमें 48 सीट्स है,
वेस्ट बंगाल जिसमें 42 सीट्स हैं। अगर दिल्ली की बात करी जाए तो दिल्ली में भी मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स हैं। अगर यूनियन टेरिटरी की बात करी जा रही हो तो दिल्ली में 7 सीट्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे प्रेसिडेंट कौन था उस वक्त जब इमरजेंसी लगी थी 1975 से 1977 तक? ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं ये क्वेश्चंस, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो सभी को पता होता है और 3 बार लगी हमारे में यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी। तो ऑप्शन हमारे फखरुद्दीन अली अहमद, वराहगिरी वेंकटगिरी, आर वेंकटरमन या ज्ञानी झैल सिंह। ये ज्ञानी झैल सिंह एक इकलौते प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने पॉकेट वीटो पावर यूज करी है। और इन्होंने किसको रोका था? इन्होंने रोका था पोस्टल बैलेट, पोस्टल रिफॉर्म्स थे कुछ, उनको कहते हैं पॉकेट वीटो के तहत अपने पास रोक लिया था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अभी एकदम करंट में पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसका आंसर है फखरुद्दीन अली अहमद। 3 बार ही नेशनल इमरजेंसी लगी, हम तीनों बार के डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लगी थी 1962 में, तब प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर प्रेसिडेंट थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये इंपॉर्टेंट है। और ये नेशनल इमरजेंसी लगी क्यों थी? उस वक्त इंडो पाक वॉर, इंडो चाइना वॉर चल रही थी, उस वक्त इंडो चाइना वॉर चल रही थी। दूसरी बार लगी थी 1971 में, तब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, ये सभी को पता है। पर मेन है कि वीवी गिरी प्रेसिडेंट थे उस वक्त। और ये क्यों लगा था उस वक्त? क्योंकि उस वक्त इंडो पाक वॉर चल रही थी, जो बांग्लादेश वाली चली थी वो वाली। और फिर थर्ड टाइम लगा था 1975 में, इस वक्त भी पीएम इंदिरा गांधी जी और प्रेसिडेंट कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। इस टाइम क्यों लगा था? इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से, जो सिख वाला केस हो गया था उस वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 44th अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, किस साल में? 1975, 1972, 1976 या 1978? तो इसको लाया गया था 1978 में। इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया था फंडामेंटल राइट से, और इसको एज अ लीगल राइट इंट्रोड्यूस किया गया था आर्टिकल 300 ए में। और उस वक्त खाली 6 फंडामेंटल राइट्स बचे थे। और जब ये हुआ तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मोरारजी देसाई। प्रेसिडेंट कौन था? नीलम संजीव रेड्डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा आर्टिकल बताता है कि लोकसभा में एक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होने चाहिए? आर्टिकल 93, आर्टिकल 97, आर्टिकल 85 या आर्टिकल 100? तो ये बताता है आर्टिकल 93। और इस वक्त करंट लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला जी। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी पूछ सकते हैं, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है कोटा, राजस्थान। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल इंडिया में? 30 नवंबर, 15 अक्टूबर, 26 नवंबर या 2 अक्टूबर? तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है 26 नवंबर को। क्यों किया जाता है ये जान लीजिए। क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। अब आप सोचते होंगे 26 जनवरी को क्या हुआ था? 26 जनवरी को यही कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया था, ऑपरेशनल हुआ था, काम करना इसने स्टार्ट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा आर्टिकल ये बताता है कि इंडिया में ए प्रोविजन होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर्स इन स्टेट्स? मतलब ये बोल रहा है कि विधान मंडल, जैसे कि सेंटर में हमारा पार्लियामेंट होगा वैसे स्टेट में लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स। 165, 168, 163, 167। तो ये हमारा आर्टिकल है 168। चलिए तीनों चीज जान लेते हैं। 168 बताता है स्टेट लेजिस्लेचर मतलब विधान मंडल, और 169 बताता है लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद, 170 बताता है लेजिस्लेटिव असेंबली विधान सभा। अब होता क्या है, जैसे आपने सुना होगा एमएलए, तो एमएलए होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब 170 वाला जो 170 है इसका, 170 वाले का ये होता है जो 170 है इसका। और जो एमएलसी होता है वो होता है 169 वाले आर्टिकल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन एक्ट करेगा अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है? तो प्रेसिडेंट के तौर पे कौन एक्ट करेगा? वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा स्पीकर या नॉमिनेटेड लोकसभा मेंबर? तो ये उस वक्त काम करेंगे वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के तौर पे काम करेंगे जब प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए। तो अगर उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट की भी डेथ हो जाए या फिर वो नहीं है, उपस्थित नहीं, उनकी वैकेंसी खाली है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट के तौर पर। सो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हमारे एफर्ट्स देख ही रहे आप, हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, सो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा।